हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं बायोलॉजिक पे। आज हम यहाँ नया अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, यानी कि पौधों के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करना और अवशोषण करने के बाद जो अवशोषित किया गया जल है उसका पादप के शीर्ष भागों तक या पादप के लगभग समस्त भागों तक पहुँचाने की क्रिया, जिसको हम कह सकते हैं रसारोहण। हालांकि ये जो प्रोसेस है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है, तो कैसे पहुंचाया जाता है उसके लिए अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पादपों में जल अवशोषण की। तो पादपों में जल का अवशोषण मूल रूप से हमें पता है पादप का जो भूमिगत भाग है वो जड़ उसके द्वारा होता है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा जो है यानी कि जो भूमि है उसमें कई प्रकार के जल पाए जाते हैं, या जो पादपों के लिए जो वास्तव में उपलब्ध जल है वो कौन सा है, तो उसके आधार पर भूमि में या मृदा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जल हैं उनको हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा और जो 12th की जो NCERT है उसमें भी हमने बातचीत की है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वास्तव में जल का जो मूल स्रोत है वो है वर्षण, यानी कि वर्षा के द्वारा। अब जो वर्षा के द्वारा जो जल आता है उसका मैक्सिमम पार्ट ढलानों से होते हुए बहता हुआ जल स्रोतों में जाकर के मिक्स हो जाता है, और उस जल को तो हम कहते हैं रनिंग वाटर या रन ऑफ वाटर, जिसको हम वाहित जल कह सकते हैं। लेकिन इसी वर्षण के द्वारा प्राप्त होने वाला जो जल का कुछ हिस्सा है वो जल का कुछ हिस्सा भूमि में यानी कि मृदा में रिस कर स्थिर हो जाता है, उसे कहा जाता है मृदा जल। उसे क्या कहते हैं अपन? मृदा जल। अब जो मृदा जल है इसके भी कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से यदि हम फर्स्ट बात करें तो प्रथम की अगर अपन बात करें तो एक लिखा हुआ है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से मृदा जल का कुछ हिस्सा भूमि की अत्यधिक गहराई में पहुंच जाता है, यानी कि काफ़ी अधिक गहराई में चला जाता है, जो कि पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा एक आता है रासायनिक बंधित जल, यानी कि मृदा जल का कुछ हिस्सा मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण हैं उनके साथ रासायनिक क्रिया करके उपस्थित रहता है, वो भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। इसके अतिरिक्त एक जल जो है वो है केशिका जल। कौन सा जल है? कैपिलरी वाटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? केशिका जल। केशिका जल वास्तव में क्या है? मृदा कणों के द्वारा कुछ जल की जो मात्रा है वो उनकी सतह पे चारों ओर उपस्थित रहती है, या जिसे हम कह सकते हैं मृदा कणों के द्वारा जल की मात्रा जो है वो अधिशोषित कर ली जाती है, और ऐसी स्थिति में जो जल है वो होता है केशिका जल। और वास्तविक तौर पे मृदा जल का केवल और केवल कौन सा भाग? केशिका जल वाला भाग, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कैपिलरी वाटर, यही केवल और केवल पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, और इसी को ही हम प्राप्य जल कहते हैं। क्या कह सकते हैं? पौधों के लिए प्राप्य जल, अर्थात जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है मृदा जल, वो कौन सा जल होता है? केशिका जल। ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि हमें पता है पौधे के विभिन्न भागों को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वायवीय भाग यानी कि एरियल पार्ट, और एक होता है भूमिगत भाग यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट। तो हमें पता हुआ है कि बहुत सारे पौधों में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो वायुमंडलीय नमी आदि को भी अवशोषित करते हैं। जैसे कि एक अधिपादप है, ऑर्किड है, वेंडा, उसमें वेलामेन टिश्यू पाया जाता है जो वातावरण में उपस्थित नमी को भी अवशोषित करके अपनी जल की आपूर्ति करता है। लेकिन अधिकांश पौधों में जल का अवशोषण पादप के भूमिगत भाग, जिसको हम कह सकते हैं रूट या मूल, के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जैसे पौधे हैं, जैसे कि एल्गी यानी कि शैवाल, उनमें जल अवशोषण के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते। यहाँ इनकी संपूर्ण सतह यानी कि जो एल्गी जो पौधा है उसकी संपूर्ण सतह पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। खनिज पोषक तत्व भी उन्हीं के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो कवक है उनमें भी संपूर्ण सतह के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। फिर अगर नंबर लें अपन ब्रायोफाइट्स का, तो ब्रायोजोफाइट्स हैं यानी कि जो जिसे अपन मतलब पादप जगत का उभयचर कह सकते हैं। ब्रायोफाइट जो पौधे हैं उनमें जल अवशोषण के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको राइजोइड या मूलाभास कह सकते हैं। और ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें सुस्पष्ट
रूट सिस्टम यानी कि मूल तंत्र पाया जाता है, और मूल तंत्र के द्वारा ही, जो कि मूलांकुर के द्वारा विकसित होता है, इसी के द्वारा ही पौधों में जल का अवशोषण किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूल तंत्र में जो अगर यदि अपन जड़ की अगर अपन बात करें तो जो जड़ है उसका केवल जो यंग पार्ट है यानी कि जो उसका तरुण भाग है जो नव विकसित है या अभी विकासशील प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार विकसित हो रहा है, केवल वही भाग जड़ का जल अवशोषण में भाग लेता है। पूर्ण रूप से परिपक्व जो जड़ का भाग है जो काष्ठीय तौर पे हमें दिखाई देता है वो जल अवशोषण में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो काष्ठीय स्वरूप में जड़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनकी भित्तियों पर लिग्निन और सुबेरिन जैसे पदार्थों का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको लिग्निफिकेशन या सुबेरिनाइजेशन कह सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के जमाव की वजह से जो जड़ का बाह्य भाग है वो काष्ठीय या कठोर हो जाता है और इनकी वजह से जो भित्तियाँ हैं वो जल के प्रति पारगम्य हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जड़ का वो भाग जल अवशोषित नहीं करता। तो जल अवशोषित करने वाला जो भाग है जड़ का उसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जल का सबसे अग्रभाग जिसको हम कह सकते हैं मूल रोम, क्या कह सकते हैं, जड़ के अग्रभाग को मूल गोप, हिंदी में आप लिखोगे मूल गोप, और अंग्रेजी में हम इसको लिख सकते हैं रूट कैप। तथा जड़ का जो शीर्षस्थ भाग है ये होता है इसका विभज्योतिकी क्षेत्र यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, विभज्योतिकी क्षेत्र। इसके विभज्योतिकी क्षेत्र के ठीक पीछे की ओर जो स्थित यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग इस प्रकार से लंबी लंबी कोशिकाओं के रूप में दिखाया गया है, ये है जड़ का दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र। और इसके ठीक पीछे ये जो भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्शाया गया है इसको कहा जाता है विभेदीकरण एवं परिपक्वन क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? विभेदीकरण एवं परिपक्वन क्षेत्र। इसके अतिरिक्त इसको एक ही शब्द के तौर पे हम मूल रोम क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब इनके वास्तव में इनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। चूँकि जड़ का जो शीर्षस्थ भाग है वो विभज्योतिकी क्षेत्र होता है। विभज्योतिकी क्षेत्र से सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ही काम होता है डिवीजन करना यानी कि विभाजन करना। तो विभाजन की क्रिया के द्वारा ये जड़ की लंबाई में या जड़ को वृद्धि करवाती हैं। चूँकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए यानी कि मृदा घर्षण से इनको बचाने के लिए इनके बाहर की ओर एक कैप लाइक यानी कि टोपीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इसको चारों ओर से घेरे रखती है, जो मृदा के घर्षण से और विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके संक्रमण से इसको बचाती है। उसको कहते हैं मूल गोप। इसके बाद में ये जो विभज्योतिकी क्षेत्र है लंबाई में, जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। विभज्योतिकी क्षेत्र के ठीक पीछे वाली जो कोशिकाएं हैं तो विभज्योतिकी क्षेत्र के द्वारा नवनिर्मित जो कोशिकाएं वो अपने आकार में अपना पूर्ण आकार प्राप्त करती हैं, अर्थात अपनी जो शेप और साइज है उसमें वृद्धि दर्शाती हैं, जिसको अपन दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र के पश्चात जो ये लंबा चौड़ा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने कहा है विभेदीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। तो विभेदीकरण क्षेत्र का सीधा सीधा तात्पर्य है कि यहाँ पर लगभग सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं जो कि लगभग मृदुतिकीय प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ आते आते कोशिकाओं में धीरे धीरे विभेदन प्रारंभ होता है। कोई एपिडर्मिस बनाती है, कोई कॉर्टेक्स में कन्वर्ट होती है जिसका मूल काम स्टोरेज का होता है, कोई एपिडर्मिस का निर्माण करती है, कोई कनेक्टिव टिश्यू या पेरिसाइकिल बनाती है, कोई जाइलम और फ्लोएम के रेशे बनाती है, या फिर मान लीजिए वाहिकाओं और वाहिनिकाएं आदि का निर्माण करती हैं। यहाँ विभेदीकरण प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अपन इसको विभेदीकरण क्षेत्र कह सकते हैं। परिपक्वन क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं जो है वो कार्य के अनुसार विभेदित होकर के परिपक्व होती हैं और परिपक्व होने के बाद में उसी प्रकार के विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यदि हम यहाँ देखें इसको मूल रूप से इस क्षेत्र को अगर आप एग्जाम में अपनी नोटबुक में अगर लिखना चाहें तो केवल और केवल यदि आप मूल रोम क्षेत्र भी अगर लिखते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं बताया जाएगा। मूल रोम क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बाह्य त्वचा होती है यानी कि जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो अतिवृद्धि करके रोम लाइक यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मूल रोम। और वास्तविक तौर पे जड़ के यही वो भाग होते हैं सतह पर पाए जाने वाले जो कि जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनको बड़े प्रारूप में, आवर्धित प्रारूप में मैंने यहाँ दर्शाया है। ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये है एपिडर्मल सेल,
जो कि जड़ की सबसे बाहरी त्वचा का निर्माण करती हैं, और यही बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं अतिवृद्धि के द्वारा एक कोशिकीय मूल रोम का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, और इन्हीं के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। इसको मैंने यहाँ इस प्रकार दर्शाया है, जैसे कि यहाँ आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो गोलाकार जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मैंने यहाँ मृदा कणों को निरूपित करने के लिए दर्शाया है। मृदा कण जो है इनके चारों ओर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये अधिशोषित जल की मात्रा है, जो कि वास्तव में क्या है, केशिका जल अर्थात पौधों के लिए प्राप्य है, और यही जल इन जड़ों के मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। तो यहाँ एग्जाम में आपसे 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मूल के विभिन्न क्षेत्रों को चित्र के द्वारा समझाइए, अथा या आपसे पूछा जा सकता है मूल के विभिन्न जो भाग हैं जल अवशोषण में किस प्रकार से सहायता करते हैं, उनके बारे में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आती है जल अवशोषण की क्रियाविधि, जो कि सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण क्रैमर नामक साइंटिस्ट ने बताई है, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।